पराक्रम अगर पूरी तरीके से किसी काम में लगा दिया जाए तो सफलता पाना निश्चित है। जय श्री कृष्ण साथियों, डीपी शर्मा एजुकेशनल ग्रुप में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम बाल विकास का अध्ययन कर रहे हैं और हमारी पिछली 3-4-5 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम पिछली चीज़ें नहीं देखते हैं और नींव मजबूत नहीं करते हैं तो आगे की चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो पुरानी वीडियोज़ ज़रूर देखें और हमारी वीडियोज़ को शेयर जरूर करते रहिए और लाइक करते रहिए, जिससे कि आप भी, आपके साथ साथ और भी आपके सहभागी सहपाठी लाभान्वित हो सकें। पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैडम बच्चे का भार कितना होता है, शेषावस्था में शिशु का भार कितना होता है। वैसे तो हमारे पास पूरा एक टॉपिक है शारीरिक विकास का, तो उसमें हम सारी चीज़ें शेषावस्था से लेके गर्भावस्था से लेकर और किशोरावस्था तक पूरा अध्ययन करेंगे। लेकिन बच्चे की जिज्ञासाओं का सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए मैं उस बच्चे का आंसर देना चाहूँगी कि बच्चे का क्वेश्चन था कि मैडम बच्चे का भार कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जन्म के समय जो बच्चे का भार होता है वो 5.5 से लेकर 9.5 पाउंड होता है। अगर हम केजी में बात करें तो 2.5 से लेकर 4.3 केजी होता है, ठीक है। अगर हम औसत की बात करें तो बच्चे का भार कितना होगा, 7.5 इसका भार होगा, ये होगा पॉइंट में, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई होती है इसमें बच्चे की 19.5 इंच, ठीक है। तो बच्चे की शिशु की जन्म होता है उस टाइम बच्चे की लंबाई कितनी होती है, 19.5 होती है, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। मुझे बड़ी खुशी होती है अगर बच्चे क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चन वही करते हैं जो पढ़ाई करते हैं। जब पढ़ाई करते हैं बच्चे तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है, ठीक है। तो आपके अगर जो भी क्वेश्चंस हैं आप अपने अंदर ना रखें, आप क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और जो आज की हमारी क्लास है वो है हमारी क्या, शेषावस्था। कौन सी, शेषावस्था। आप जानते हो कि जन्म के बाद का जो समय होता है उसे हम शेषावस्था कहते हैं, ठीक है। और कहाँ तक कहेंगे ये भी हम चर्चा करेंगे। इसके उपनाम क्या होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसकी 2-3 परिभाषाएं, आपको पता है साइकोलॉजी में 30 क्वेश्चन होते हैं और पूरे जो रीट में जो क्वेश्चन होते हैं और सीटेट में होते हैं वो 150 क्वेश्चन होते हैं। तो पूरे पेपर में मिला के मुश्किल से 1 या 2 डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है। तो डेफिनेशन में इतना ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि आपको डेफिनेशंस पूरी PDF के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएंगी और जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं वो मैं आपको यहाँ कराती जाऊंगी साथ साथ, जो भी टॉपिक चलेगा उसके साथ साथ। और फिर डेफिनेशन के बाद में हम विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और विशेषताओं के बाद जो हम अध्ययन करेंगे वो बच्चे को शिक्षा हमें कैसे देनी चाहिए और बच्चे का जो विकास होता है वो किस तरह से होता है, ठीक है। तो आइए हमारे साथ हम चलते हैं शेषावस्था की ओर, जो हमारी सबसे पहली अवस्था होती है। तो इसकी जो एज होती है वो सामान्य रूप से 0 से 6 वर्ष मानी जाती है। कितनी, जन्म से लेकर 6 वर्ष इसकी अवस्था मानी जाती है आयु। और अगर हम बात करें अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार तो उन्होंने बताया कि जो शेषावस्था की आयु होती है वो कितनी होती है, 0 से 2 वर्ष होती है। कितनी, 0 से 2 वर्ष होती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसके उपनाम की, किसकी, उपनाम की, जैसा कि आप स्लाइड देख पा रहे हो, पिक्चर्स देख पा रहे हो, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं कि मैडम कंफ्यूज हो जाते हैं, शेषावस्था की उपनाम और बाल्यावस्था के उपनाम मैडम सेम लगते हैं, कैसे याद रखें, ठीक है। तो आपको पता है कि जब प्रदर्शन विधि के माध्यम से हम पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें जो कि तो याद रहती हैं। तो इसीलिए हमने थोड़ी सी आपके लिए मेहनत की और थोड़ा जानना चाहेंगे कि इन पिक्चर्स के माध्यम से मैं नहीं, आप ही आंसर दो, आपके अपने आप ही आंसर निकलेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये बच्चा है, बुक्स रख के बैठा है, आपको क्या लग रहा है, इसे देख के क्या लग रहा है, क्या पता चल रहा है आपको। आप कह सकते हो कि ये तैयारी की अवस्था है, किसकी, तैयारी की। तो पहला उपनाम किसका, क्या हो गया इसका, तैयारी की अवस्था। किसकी अवस्था, तैयारी की अवस्था। दूसरी बात है कि ये जो बच्चा है तुम्हारा, ये क्या देख रहे हो, इसमें 2 बच्चे हैं कुछ बना रहे हैं,
ऐसा लग रहा है कि ये कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड जो अवस्था होगी वो कौन सी होगी, सीखने का काल या सीखने का समय, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो बच्चा आप देख रहे हो क्यूट सा, ये बच्चा क्या बता रहा है आपको, इससे देख के हमें पता चल रहा है कि ये सुख और आनंद की अवस्था है। कौन सी है, सुख और आनंद की अवस्था। कैसी, सुख और आनंद की अवस्था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो बच्चा आपको दिख रहा है, ये फोर्थ जो हमारी टेबल दिख रही है, ये बच्चा हमें क्या करता दिख रहा है कि इसके पिताजी ने या किसी भी गार्जियन ने इसका हाथ पकड़ा हुआ है, ये बच्चे को चलना सिखा रहे हैं। यानी कि बच्चा आश्रित है किस पे, घर वालों पे। बच्चा खुद खाना नहीं खा पाता है, उसके घर वाले उसे खाना खिलाते हैं, तो क्या है, आश्रित। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि आश्रित अवस्था या पराश्रित अवस्था, ठीक है। कौन सी, पराश्रित अवस्था। नेक्स्ट है हमारी, ये बच्ची आप देख रहे हो, ये बच्ची क्या कर रही है, ये बहुत सारे खिलौनों को इकट्ठा करके बैठी हुई है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे क्या, खिलौनों की आयु। किसकी, खिलौनों की आयु। एक बात ध्यान रखना कि साइकोलॉजी के अंदर शब्दों को पकड़ने की जरूरत है, ठीक है। मैंने यहाँ बोला आपको कि खिलौनों की आयु, हो सकता है मैं आगे आने वाली किसी अवस्था में मैं आपको पढ़ाऊं कि खेल की आयु। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैडम खेल की आयु बताया था कि खिलौनों की आयु बताया था। तो आप थोड़ा सा अपने जो दिमाग है उसको प्रत्यक्ष मिनट की ओर ले जाइए, पुरानी चीज़ों को याद कीजिए, अपने घर में छोटे बच्चों को याद कीजिए कि वो बच्चे खेलते कम है लेकिन खिलौने इकट्ठे ज़्यादा करते हैं, ठीक है। यानी कि शिशु जो होते हैं उन्हें खिलौनों को ज़्यादा शौक होता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या, खिलौनों की आयु। जिस अवस्था में बच्चे खिलौनों से नहीं खेलते हैं, भाग दौड़ के खेलते हैं, लुका छुपी खेलते हैं, वो होती है हमारी खेल की आयु। तो ध्यान रखना है कि जो शैशवावस्था जो होती है वो हमारी खिलौनों की आयु होती है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, इसी में और उपनाम है, ये आप देख रहे हो दोनों छोटे बच्चे हैं, एक बच्चे केवल इतना बड़ा है, ठीक है, और जल्दी से ये इतना बड़ा भी हो गया। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, तीव्र विकास की आयु। कौन सी, तीव्र विकास की आयु, तीव्र विकास की आयु। इसके बाद आप देख रहे हो ये बच्चा है, हंसता खेलता सा कितना सुंदर लग रहा है। ये क्या बता रहा है, ये है भावी जीवन की आधारशिला। क्या है, भावी जीवन की आधारशिला, भावी जीवन की आधारशिला। नेक्स्ट हम चर्चा करें कि ये जो बच्चा है ये कुछ सीख रहा है, ये कुछ सीख रहा है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, सीखने की आयु। किसकी, सीखने की आयु। नेक्स्ट हम चर्चा करें कि ये जो बच्चे दिख रहे हैं ये कुछ ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ बोला है, ठीक है। व्हाट्सएप और फेसबुक कमेंट्स करते हो तो कुछ ऐसी आकृतियां बना के भेजते हो ना आप लोग, तो क्या पता चलता है, उन आकृतियों से ही पता चलता है कि जो सामने वाले ने हमारे पास कोई मैसेज भेजा है तो वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो ये इनके मुंह से कुछ शब्द निकल रहे हैं, ठीक है। तो इस आयु को हम कहते हैं बक्की अवस्था। कौन सी, बक्की अवस्था। कौन सी अवस्था, अब ये बक्की अवस्था कैसे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। छोटे बच्चों को आप देखो, बच्चे इतने क्वेश्चन जैसे ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, तो इतने क्वेश्चंस करते हैं कि आप थक जाते हो इसके आंसर देते देते। मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है, कि ये बेटा चिड़िया है। मम्मा ये चिड़िया क्या कर रही है, कि आकाश में उड़ रही है। मैडम मम्मा आकाश में ये चिड़िया क्या कर रही है, कि अपने घर जा रही है। मम्मा इसका घर कहाँ है, इसका घर घोंसला है। घोंसला कहाँ है मम्मा, बोले इसका घोंसला पेड़ पे है। पेड़ कहाँ है मम्मा। यानी कि इतना दिमाग खाते हैं, इतना बकते हैं बच्चे कि उनके अंदर इतनी जिज्ञासा होती है कि वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं,
जिज्ञासा की आयु भी कह सकते हैं। और दिन भर बड़बड़ाते रहते हैं, अकेले होंगे फिर भी बड़बड़ाते रहेंगे, अकेले बातें करते रहते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बक्की अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो कि बच्चा ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये जो बच्चा सीखता है तो ये कौन सी अवस्था में सीखता है, यानी कि शेष अवस्था में ही सीखता है। और ये जो सीखता है तो कुछ बच्चे घर पे सीख लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्राक स्कूली अवस्था या प्रारंभिक स्कूली अवस्था। क्या कहेंगे, प्रारंभिक स्कूली अवस्था, प्रारंभिक स्कूली अवस्था, ठीक है ना। इसके बाद आप ये देख रहे हो कि ये बच्ची है अपने पिताजी के साथ या अपने पिताजी के साथ ये पढ़ाई कर रही है, इसके पिताजी इसको पढ़ा रहे हैं और ये बच्ची क्या कर रही है, अतार्किक चिंतन। इस समय बच्चा तर्क करना नहीं जानता है, ठीक है, वो चुपचाप से अपनी अतार्किक चिंतन में लगा रहता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं अतार्किक चिंतन की अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था। तो ये हो गए तुम्हारे क्या, शेषावस्था के उपनाम। थोड़ा दोबारा देख लेते हैं। तैयारी की अवस्था, सीखने का काल, सुख और आनंद की अवस्था, पराश्रित अवस्था, खिलौनों की आयु, तीव्र विकास की आयु, भावी जीवन की आधारशिला, बक्की अवस्था, प्रारंभिक स्कूली अवस्था, अतार्किक चिंतन, और हम इसको क्या कह सकते हैं, सीखने का आदर्श काल हो ही गया हमारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो अवस्था होती है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था होती है। कैसी होती है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था होती है, यानी कि इस समय अगर बच्चे को हमने अच्छे तरीके से मानसिक विकास में ढाल दिया तो बच्चे का मानसिक विकास तीव्र होता चला जाता है, ठीक है। अगर हमने इस समय बच्चे की जिज्ञासाओं को यही खत्म कर दिया, उसके सवालों का आंसर नहीं दिया, तो बच्चे के अंदर जो भावनाएं हैं वो हीन भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। क्या कहते हैं, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, महत्वपूर्ण काल, ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे क्या, नेक्स्ट हमारी चर्चा रहेगी कि जो शेषावस्था होती है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। क्या विशेषताएं, विशेषताएं क्या होती हैं, बात करते हैं। क्या बच्चा इस समय खेल में रुचि लेता है, बिल्कुल लेता है, लेकिन ये ध्यान रखना है हमें कि 3 वर्ष की अवस्था के बाद बच्चा सामाजिक खेलों में रुचि लेता है, ठीक है। यानी कि पहले हम जो बात करेंगे वो बच्चा अकेले में भी खेलेगा, अकेला भी खेल सकता है और ग्रुप में भी, अन्य बच्चों के साथ भी। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि 3 वर्ष की आयु के बाद, कब, 3 वर्ष के बाद बच्चा सामाजिक खेल, कैसे, सामाजिक खेल खेलना शुरू कर देता है। 3 वर्ष से पहले वो सामाजिक खेल नहीं खेलता है, उसे अकेले खेलना ज्यादा पसंद रहता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे, क्या ये ईर्ष्या की भावना है, बिल्कुल है, ईर्ष्या, ईर्ष्या की भावना, ठीक है। और दूसरी चीज मैं इसी में एक पॉइंट और ले लूं आपके सामने कि दूसरे बच्चों में रुचि, दूसरे बच्चों में रुचि। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स की बात करेंगे तो इनमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। वो कैसे रहते हैं, एक तो ईर्ष्या की भावना आ गई, दूसरे बच्चों को देख के जलते भी हैं, दूसरे बच्चों में रुचि भी रखते हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है, दोनों पॉइंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं बताऊंगी कि अगर मान के चलो एक छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ की गोद में है, ठीक है, और उसकी माँ ने किसी और छोटे बच्चे को अपनी गोद में ले लिया, तो बच्चे को क्या होगी, ईर्ष्या। क्या होगी, ईर्ष्या, जलेगा, रोएगा, जब तक उसकी माँ उसे गोद में से उतार के अपने बच्चे को नहीं ले लेगी, जब तक वो रोता रहेगा। तो ये क्या है, ईर्ष्या की भावना, ठीक है। बात करें हम दूसरे बच्चों की, दूसरे बच्चों में जो रुचि होती है इसकी,
अपनी माँ जब तक अपने सामने है तो केवल माँ से प्रेम है, ठीक है। जब से अपनी माँ नहीं है तो दूसरे बच्चों के साथ खेलने को वो तैयार रहता है कि अब उसके साथ खेलने को कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आएगी हमारी स्वार्थी भावना, यानी बच्चा कैसा होता है, स्वार्थी होता है। आपके बच्चे के घर पे गेस्ट आए, बच्चे की मम्मी ने बोला कि बेटा मामा जी आए हैं नमस्ते करो, नहीं सुनेगा, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। लेकिन जैसे ही आपने ये कहा कि बेटा मामा जी आए हैं, तुम्हें गाड़ी पे घुमाने ले जाएंगे, मामा जी से नमस्ते करो, आपको चॉकलेट खिलाएंगे, टॉफी खिलाएंगे, बच्चा तुरंत नमस्ते करेगा। यानी कि क्या है, स्वार्थी है बच्चा, स्वार्थ की भावना है। इस समय बालक कैसा होता है, असामाजिक। लेकिन 3 वर्ष के बाद बच्चे में सामाजिकता आना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा आत्म प्रेम की भावना। कौन सी, आत्म प्रेम की भावना। आत्म प्रेम कह सकते हैं, स्वमोह कह सकते हैं, और एक साइकोलॉजिकल वर्ड जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, नार्सिज्म। कौन सा, नार्सिज्म। इसको भी आत्म मोह या स्वमोह की भावना कहते हैं। जैसे थोड़ा सा समझेंगे इसे कि एक बच्चा है रो रहा है, ठीक है, अगर उसको एक शीशे के सामने, एक कांच के सामने ले जाके खड़ा कर दिया जाए तो वो खिलखिलाने लग जाता है। इससे हमारा क्या तात्पर्य है कि बच्चा खुद से प्यार करता है, क्या करता है, खुद से प्यार करता है, और इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, नार्सिसिज्म की भावना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बच्चे में नकारात्मक व्यवहार होता है। क्या होता है, नकारात्मक जो व्यवहार होता है वो कैसे होता है कि अगर कोई भी बच्चा उसके घर पे आता है तो एक बार को वो मना कर देता है कि तुम मेरे घर से जाओ, ठीक है, उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी कभी उसे अच्छा लगता है, इसीलिए हम उसे समझ ही नहीं पाते हैं कि ये बच्चा क्या चाहता है, ठीक है। अगर उसे कोई स्वार्थ से दिखाई दिया कि मेरा इसमें कोई स्वार्थ है, तब वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। नेक्स्ट है हम आपके संवेगों पर, क्या बच्चा संवेगों पर नियंत्रण कर पाता है, अनियंत्रण। संवेगों पे अनियंत्रण कैसे, बच्चे को भूख लगी है चाहे ना लगी है, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसकी मम्मी जरा सी दिख जाए ना इधर उधर काम करती हुई, तुरंत रोना शुरू कर देता है, भले ही उसको कुछ भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो रोना शुरू कर देगा। यानी कि रोना क्या है, उसके संवेग। नेक्स्ट चर्चा करें हम कि उसे हंसने का मन हुआ, ठीक है, अपने आप हंसने लग गया और इतना हंसता है, खिलखिलाता जाएगा तो हमें भी हंसी आ जाती है, तो इसको क्या कहेंगे, संवेगों पर अनियंत्रण। वो नहीं समझता कि मैं किस बात पे हंस रहा हूँ, मैं किस बात पे रो रहा हूँ, लेकिन उसे अपने हंसने से मतलब और उसे रोने से मतलब। इसके बाद नेक्स्ट चर्चा जो करेंगे हम करेंगे कि थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो उसमें लिंग को पहचानने की क्षमता विकसित हो जाती है। वो ये जान जाता है कि कौन लड़की है और कौन लड़का है, यानी कि ये मेरी भाई है कि ये मेरा बहन है, ठीक है, भाई को भाई कहेगा और बहन को बहन ही कहता है। इसके बाद में जो बात करेंगे वो करेंगे जिज्ञासा की प्रवृत्ति। क्या, जिज्ञासा प्रवृत्ति। बच्चा हर समय कुछ न कुछ जानना चाहता है, हर समय कोई न कोई क्वेश्चन करता रहता है। इसके बाद जो होता है वो होता है अतार्किक चिंतन। कौन सा, अतार्किक। इसमें तर्क करना नहीं जानता है और अतार्किक चिंतन करता रहता है, मन ही मन सोचता रहता है, ठीक है। और उसके बाद में बात करेंगे कि इसमें काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है और इसके बाद जो होता है उसमें सहज क्रियाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, सहज क्रियाएं। सहज क्रिया क्या होती हैं, सहज क्रियाओं से मतलब होता है चूसना, निगलना इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि क्या बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण की प्रवृत्ति, अनुकरण होता क्या है,
अनुकरण होता है कि जैसे मैं आपके सामने बोल रही हूँ, ठीक है, वैसे ही आप बोलने लग जाओ, वो है अनुकरण। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ वैसे आप भी लिखने लग जाओ, वो है अनुकरण। मैं कोई काम कर रही हूँ आप भी वैसे ही मुझे देख के करने लग जाओ, वो है अनुकरण। यानी कि बच्चे में देख लेने के बाद वही काम करना शुरू कर देता है, उसे क्या कहेंगे, अनुकरण की प्रवृत्ति कहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो बच्चा है वो क्या काम करता है कि उसमें कल्पनाओं में खोया रहता है, ठीक है, क्या रहता है, कल्पना, यानी कि कल्पनाशीलता। अगर हम उसके व्यक्तित्व की बात करें कि बच्चे का व्यक्तित्व कैसा होता है, तो हम बात करेंगे कैसा होता है बच्चे का। वो ज़्यादा नहीं, शुरुआत में नहीं बोलता बच्चा, ठीक है, वो अपने मन में कल्पना करता रहता है, सोचता रहता है, ठीक है, यानी कि हम उसको क्या कहेंगे, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ठीक है। हमारी ये विशेषताएं हो गई। और मोस्टली शेषावस्था से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये कुछ निम्न में से कौन सी विशेषता शेषावस्था की नहीं है, ठीक है, तो आपको 3 विशेषता शेषावस्था की दे दी जाएंगी और 1 अवस्था जो है बाल्यावस्था की दे दी जाएगी। तो आपको आंसर क्या देखना है, हमें जो है वही निकालना है कि कौन सी है और कौन सी नहीं है। इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे थोड़ी डेफिनेशन के लिए कर लेंगे, 2-3 डेफिनेशन याद कर लेते हैं कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डेफिनेशन है और कई परीक्षाओं में पूछी भी गई है, जिसे हमें बार बार याद भी रखना होगा कि 20वीं सदी किसकी सदी है, बच्चे की सदी है, बच्चे की सदी है। किसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने, ठीक है। इसके बाद एक वाटसन महोदय हैं। वाटसन महोदय क्या कहते हैं कि जो ये शेषावस्था जो होती है एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे की सीखने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, यानी कि सीखने की अति तीव्र आयु कौन कहते हैं, वाटसन। वाटसन क्या कहते हैं कि बच्चा जो है ये ऐसी अवस्था है, बाकी सभी अवस्थाओं में सीखते तो हैं लेकिन इतनी तेज गति से नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे स्ट्रेंग की। स्ट्रेंग कहते हैं कि जो ये अवस्था है शेषावस्था वो भावी जीवन की, किसकी, भावी जीवन की आधारशिला है। भावी जीवन की क्या है, आधारशिला। किसने कहा, स्ट्रेंग ने, ठीक है। ये हमारी एक और थे जिनका नाम था वैलेंटाइन, वो वाला वैलेंटाइन नहीं जो 14 फरवरी वाला, ये वैलेंटाइन जो है ये मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने बताया कि जो शेषावस्था होती है वो सीखने की क्या होती है, सीखने का आदर्श काल होती है। क्या होती है, आदर्श काल। किसने बताया, वैलेंटाइन। ठीक है, तो इतनी डेफिनेशन मेरे हिसाब से बहुत रहेंगी और ज़्यादा डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। और इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे इसमें शेषावस्था की किसकी करेंगे कि बच्चों की जो शिक्षा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम थोड़ा चर्चा करेंगे, एक कहानी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ कि महात्मा गांधी जी के पास एक औरत अपने बच्चे को लेके आई। किसको, अपने बच्चे को लेके, जो बच्चा बहुत छोटा था और वो गुड़ खाता था। क्या खाता था, गुड़। तो महात्मा गांधी जी से उस औरत ने कहा कि गांधी जी मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, ये तो बहुत नुकसानदायक होता है, इतना गुड़ खाना, चलो थोड़ा बहुत खाए तो चले लेकिन ये तो बहुत गुड़ खाता है। तो गांधी जी बोले कि ये तो बड़ी समस्या है कि खाने दो, वैसे तो कोई बात नहीं है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही रहेगा, खून साफ रहेगा, खाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कि नहीं गांधी जी ये तो बहुत गुड़ खाता है, कि बहुत गुड़ खाता है। बोले कि हाँ तो ठीक है, आप ऐसा करना, आप 8 दिन बाद मेरे पास आना। तो जो बच्चे की माँ है फिर 8 दिन बाद उस बच्चे को लेके फिर पहुंची गांधी जी के पास और गांधी जी से बोली कि गांधी जी बताइए कोई उपाय, दीजिए कोई दवा, कि देखिए अभी दवा नहीं आई है और आप है ना 4 दिन बाद आना। फिर गांधी जी ने भेज दिया। फिर वो महिला 4 दिन बाद आई
कि गांधी जी आ गई दवा, कि नहीं अभी नहीं आई, अभी रास्ते में है। ठीक है, फिर वो महिला पहुंची 3 दिन बाद कि गांधी जी अब आ गई दवा। तो गांधी जी ने उस बच्चे को सामने बिठाया और बोला उस बच्चे से कि बेटा देखो, गुड़ नहीं खाते हैं, गुड़ खाना बहुत गंदी बात होती है, दांतों में कीड़े लग जाते हैं, बुढ़ापे में जाके बीमारियां हो जाएंगी इतना मीठा खाने से, हमें गुड़ नहीं खाना चाहिए, हमें अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। और उस बच्चे की माँ से बोलते हैं, बच्चे को बोला कि अब तो नहीं खाओगे गुड़? तो बच्चा बोला ठीक है नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो बच्चे की माँ से बोला गांधी जी ने कि ठीक है अब ये गुड़ नहीं खाएगा, आप इसे ले जाइए घर। तो वो औरत बोली कि गांधी जी बस इतनी सी बात के लिए आपने मुझे इतना परेशान किया, मुझे 1 महीने हो गए आपके पीछे घूमते घूमते। तो गांधी जी बोले कि देखो मैडम, मैं बता तो देता लेकिन मैं क्या करता, मैं खुद गुड़ खाता था, मेरे अंदर खुद ही अवगुण था, तो मैं इस बच्चे को शिक्षा कहाँ से देता। यानी कि हमें बच्चे को सुधारने के लिए, बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए हमें खुद अच्छे से शिक्षित बनना पड़ेगा। ठीक है, हमें खुद को अच्छी आदतें हमें खुद अपने अंदर विकसित करनी होंगी, तभी हम बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं बच्चे की शिक्षा के बारे में। शिक्षा कैसे दोगे? सबसे पहली बात, बच्चा देख के करता है, देख के सीखता है, यानी कि अनुकरण द्वारा शिक्षा। अनुकरण वो करेगा तुम्हारा, तो आपको क्या करना है, आपको भी अच्छे अच्छे काम करने हैं, आपको भी अच्छी आदतों की क्या करना है, विकसित करना है अपने अंदर। नेक्स्ट हम बात करें कि क्या बच्चा सीधा पढ़ाई कर लेगा? बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, उसको खेल विधि द्वारा पढ़ाओ। किसके द्वारा? खेल विधि के द्वारा। ठीक है, और क्या कराओ? एक बात और बता दूं मैं कि ये जो बच्चे होते हैं ना, इन्हें हम कॉपी पेन लाके दे देते हैं, ठीक है, पेंसिल लाके दे देते हैं और इरेजर लाके दे देते हैं और बच्चे से कह देते हैं पढ़ो और लिखो और पढ़ो और लिखो। बच्चा है ना क्या क्या बनाता रहता है, कुछ पता ही नहीं। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं आपको, अगर आपको ये प्रैक्टिकल भी करना है तो वो भी करके देख लेना। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जितना जल्दी बच्चा रेत में सीखेगा, कहाँ? रेत में उंगली से, उतना जल्दी वो और किसी माध्यम से नहीं सीख सकता है। ठीक है, आप चाहे उसके लिए स्लेट ला के दे देना, या उसके लिए पट्टी बस्ते कुछ भी ला के दे देना, या कॉपी पेन कितने भी अच्छे ला के दे देना, वो नहीं सीख सकता। बच्चा सबसे पहले जो बढ़िया तरीके से सीखता है वो रेत में सीखता है। ठीक है, आपको अगर ये प्रैक्टिकल करना है तो आराम से हो जाएगा, आप कर सकते हो। आप 2 बच्चों को लेके बैठना, एक को पेंसिल कॉपी से सिखाना और एक को रेत में सिखाना। रेत वाला बच्चा बहुत जल्दी पकड़ करता है। ठीक है, इसके बाद हम जो बात करेंगे वो करेंगे करके सीखना। कौन सा? करके सीखना। करके सीखना। करके सीखने से क्या तात्पर्य होता है कि जो बच्चा है अपना, उसे पहले तुम्हें देखता है, अनुकरण के माध्यम से उसे खुद बोलो कि बेटा तुम करके दिखाओ, जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करके दिखाओ, तो बच्चा करेगा, करके सीखता है। ठीक है, उसके बाद जो बात होती है उसकी जिज्ञासाओं की संतुष्टि। किसकी? जिज्ञासाओं की संतुष्टि। अगर आपने जिज्ञासाओं की संतुष्टि कर दी बच्चे से तो बच्चा अच्छे से सीख जाएगा। अगर उसे डांट फटकार करके चुपचाप बैठा दिया तो फिर बच्चा कहाँ से सीखेगा? इसीलिए कभी भी अगर बच्चा कुछ भी पूछ रहा है, कितना भी आपका दिमाग खा रहा है, आखिर वो तुम्हारा बच्चा है, उसकी जिज्ञासाओं को शांत करना तुम्हारा काम है। उसे कभी मत चुप कीजिए, उसे कभी मत डांटिए, उसके प्रश्नों के जवाब दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करेंगे वो मातृभाषा में सीखना। कौन सी भाषा में? मातृभाषा में सीखना। अपना भारत का बच्चा है, ठीक है, उसे फ्रेंच में सिखाओ, कुछ सीखेगा? नहीं सीखेगा। उसके घर में दादी, मम्मी, पापा, बुआ, चाची जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब अपनी भाषा बोलते हैं, जो उनकी लोकल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, उसे बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि बच्चे को किस में सिखाना है? हमें सबसे पहले मातृभाषा में सिखाना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि विभिन्न अंगों की जानकारी देना। किसकी? विभिन्न अंगों की शिक्षा देना। वो कैसे? आपने
आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा तुम्हारी आईज कहाँ है, उंगली रख के बताता है यहाँ है। आप पूछोगे बेटा तुम्हारी नोजी कहाँ है, बताएगा यहाँ है। यानी कि पहले उसको क्या करना होगा, शारीरिक अंगों की शिक्षा देनी होगी, जानकारी देनी होगी कि बेटा ये तुम्हारी नोजी है, ये तुम्हारी ईयर है, ये तुम्हारी आईज है, ये तुम्हारी फिंगर है। इस तरीके से आपको उसे शिक्षा देनी होगी। इसके बाद हम बात करें कि बच्चे में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास। अगर बच्चे को हम शुरू में ही गालियां देना सिखा दें तो बच्चा क्या करेगा, गालियां ही देगा जिंदगी भर। ठीक है, तो हमें क्या है, इस जो शिशुअवस्था है उसमें बच्चे को सबका आदर सिखाना चाहिए, नैतिकता सिखानी चाहिए, सामाजिकता सिखानी चाहिए कि हमें जो भी हमारे घर आता है उसे नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं। सुबह जगते हैं तो दादी जी से नमस्ते करते हैं, दादी जी के पैर छूते हैं। तो बच्चे में सामाजिकता का विकास होगा। ठीक है, अगर इस अवस्था में आपने बच्चे को सामाजिकता सिखा दी तो आगे हो सकता है उससे सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसकी आदत में आ जाता है। इसके बाद है उसको कि वास्तविक वस्तुओं द्वारा सिखाना, वास्तविक वस्तुओं द्वारा सिखाना। ये कैसे संभव हो सकता है, जैसे कि आप पिकनिक वगैरह जाते हो तो बच्चों को साथ लेके जाते हो। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चों के लिए उपयोगी होती हैं। जैसे कि किसी धार्मिक स्थल पे गए तो वहाँ उसको धार्मिक चीज़ें सिखाओगे, कहीं हिस्टोरिकल पैलेस गए तो वहाँ उसको बताओगे कि बेटा ये जगह है, यहाँ ऐसा हुआ था, यहाँ वैसा हुआ था। तो बच्चे को क्या है, दिमाग में वो चीज़ें रहती हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करेंगे कि अच्छी आदतों का निर्माण या सामाजिक नैतिक मूल्य इसी में आ जाएगा। और इसके बाद जो हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है तुम्हारा उचित वातावरण। अगर वातावरण आपने लड़ाई झगड़े वाला बना रखा है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो बच्चा भी उसी समस्याओं में, उन्हीं लड़ाई झगड़ों में उलझा रहता है और बच्चे का जो विकास होता है वो नहीं हो पाता है। जो शिक्षा उसे मिलनी चाहिए वो शिक्षा उसे नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी विशेषताएं। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे क्या, कि जो शैशवावस्था जो होती है उसमें क्या क्या विकास होता है। ठीक है, तो विकास की बात करेंगे कि कैसे कैसे विकास होता है। सबसे पहले जो बच्चा है वो रेंगना सीखता है। क्या, अब ये मत बोल देना कि रेंगते तो रेप्टाइल है मैडम, बच्चे कहाँ से रेंगेंगे, वो भी बताएंगे। घुटने चलते हैं बच्चे, खिसक के पेट के बल चलते हैं बच्चे। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, रेंगना। रेंगने के बाद में वो क्या करना सीख जाते हैं, खड़े होना। फिर खड़े होने के बाद चलना, चलने के बाद दौड़ना। ये तो तुम्हारा ये विकास हो गया, चलने, खड़े होने, दौड़ने वाला। बोलने की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो बच्चा है वो रोना सीखता है। क्या, रोना। रोने के बाद सीखता है वो बलबलाना। क्या, बलबलाना। उसके बाद फिर क्या सीखता है, निरर्थक ध्वनियाँ निकालता है, अपने मुंह से निरर्थक ध्वनियाँ निकालता है। उसका कुछ भी समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है, आ ऊ चा चू मा मुँह, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। इसके बाद वो बोलेगा एक अक्षर, और फिर एक अक्षर के बाद बोलेगा क्या, एक शब्द, जैसे कि मामा, पापा, चाचा, ये बोलने लग जाएगा। फिर उसके बाद में शब्दों में भंडार होता जाएगा और वो पूरा एक लाइन बोल देगा, वाक्यांश बोलेगा, वाक्य बोलेगा। फिर उसके बाद में फिर वो अपनी ग्रामर तक पहुंच ही जाता है, स्टोरियाँ सुनाता है, फिर ग्रामर तक पहुंच जाता है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके उसका क्या होता है, विकास हो जाता है। इधर हम संदेहों की बात करें तो उसके जो सांवेगिक संबंध हैं वो भी उच्च होते जाते हैं। संवेगों में उच्चता। ठीक है, तो हम बात करें यानी कि वो संदेहों पर कंट्रोल करने लग जाता है। हम उच्चता ना लिख के कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण। लेकिन एक बात ध्यान रखना
जो संवेगों पर नियंत्रण बच्चा करता है शिशुअवस्था में, वो 3 साल के बाद ही कर पाता है, और वो भी थोड़ा बहुत ही कर पाता है। लेकिन हम पूरी तरीके से संवेगों पर नियंत्रण की बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा संवेगों पर नियंत्रण बच्चा करता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चा जो है, उसको रोने का मन होना, उसे डांट भी दो तो भी अपनी अकड़ दिखाता है, वो नहीं रोएगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम बात करें किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था में जो होती है संवेगों की अधिक तीव्रता होती है, ठीक है। तो नियंत्रण कहाँ करेगा? बाल्यावस्था में करेगा, लेकिन यहाँ केवल और केवल 3 साल के बाद ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, जिससे कि आप लोगों को याद रहे, समझ में आ जाए। 2 मिनट का काम है, आ जाओ थोड़ा जोश में। सबसे पहले हम बात करेंगे शैशवावस्था की जो एज होती है वो कितनी होती है? 0 से 6 वर्ष होती है। अगर हम बात करें कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार शैशवावस्था की एज कितनी होती है, तो 0 से 2 वर्ष होती है। अगर हम शैशवावस्था के उपनाम की बात करें, किसकी? उपनाम की, तो ये क्या होती है? तैयारी की अवस्था होती है, सीखने की अवस्था होती है, सुखद आनंद की अवस्था होती है, और क्या होती है? पराश्रित, बच्चा अपने पिताजी के साथ पिताजी का हाथ पकड़कर चलना सीख रहा है, यानी कि माता उसको खाना खिलाए तो वो भी क्या है? पराश्रित है। बच्चा खेलों में व्यस्त है, यानी कि बहुत सारे खिलौने लेके बैठा हुआ है, तो वो क्या है? खिलौनों की आयु है, तीव्र विकास की आयु है। और क्या है? शैशवावस्था भावी जीवन की आधारशिला है। और फिर है बक्की अवस्था, यानी कि बच्चे हर समय खुद ही बड़बड़ाते रहते हैं हर समय, तो ये बक्की अवस्था भी हम इसको कह सकते हैं। इसी अवस्था में बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्राक स्कूली अवस्था। और इसके बाद में बच्चा अतार्किक चिंतन करता है, तार्किक चिंतन यहाँ नहीं करता है। तार्किक चिंतन जो करेगा वो बाल्यावस्था में करेगा, ठीक है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो है हमारी विशेषताएं, कि जो शैशवावस्था की विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं? कि अकेला भी खेलेगा बच्चा और अन्य बच्चों के साथ भी खेलेगा, ठीक है। 3 वर्ष के बाद उसमें सामाजिक खेल खेलने की आदत पड़ जाती है, यानी कि सामाजिक खेल खेलने शुरू कर देता है। और उसके बाद हम बात करें ईर्ष्या की, तो बच्चा और बच्चों को देख के ईर्ष्या भी करता है। कब करेगा? कंडीशन पर डिपेंड होगी। जैसे उसकी मम्मी की गोद में अगर और कोई बच्चा आके बैठ जाए तो उसे ईर्ष्या होगी। अगर उसके साथ उसकी मम्मी नहीं है, बच्चा खेल रहा है, उसके साथ और बच्चे आके खेलने लग जाएं तो वो उन बच्चों में रुचि लेने लगता है। यानी कि दोनों पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे, ये डिपेंड करेंगे कंडीशन पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्वार्थी। स्वार्थी से मतलब होता है कि अगर बच्चे की इच्छा है, अपना कोई स्वार्थ दिख रहा है, तो ही आपसे नमस्ते करेगा, तो ही आपको रेस्पेक्ट करेगा, तो ही आपका कोई काम करेगा। जैसे आपने कुछ कहा कि बेटा ये चीज़ है उस अलमारी में रख के आओ, बच्चा नहीं रख के आएगा। और आपने बोला कि बेटा ये चीज़ अलमारी में रख के आओ, मैं तुम्हें एक टॉफ़ी दूंगी, तो बच्चा तुरंत दौड़ता हुआ जाएगा, ठीक है। आत्म प्रेम की भावना, स्वमोह की भावना या नार्सिसिज्म नार्सिसिज्म की भावना, ठीक है। यानी कि बच्चा खुद से प्यार करता है, स्वमोह करता है। बच्चा रो रहा होगा, आप उसे ले जाओ शीशे के सामने, वो तुरंत खुश हो जाता है। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो होती है नकारात्मक भावनाएं। बच्चे कभी कभी क्या है ना कि उनके अंदर नकारात्मकता आती है और अपने जो साथ में पड़ोस वाले बच्चे आते हैं उन्हें भगाना शुरू कर देते हैं। कभी कभी उनके साथ खुद खेलना पसंद करते हैं। इसके बाद संवेगों पर नियंत्रण, उसकी माँ उसके पास नहीं है, कुछ काम करती हुई इधर उधर दिखाई दे गई, तुरंत रोना शुरू कर देता है, यानी कि उसका संवेगों पर नियंत्रण नहीं है। ये मैंने दोनों चीज़ आपको बताई है कि सबसे ज़्यादा तो संवेगों पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन लास्ट में 3 साल के बाद थोड़ा थोड़ा वो संवेगों पर नियंत्रण करने लग जाता है। उसकी माँ अगर उसको दिख रही है कोई काम करते हुए तो वो नहीं रोएगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता है, वो समझदार हो गया है इतना कि थोड़ी देर बाद मेरी माँ, मुझे ज़रूरत होगी तो आ जाएगी, या माँ को ज़रूरत होगी तो माँ मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है वो लिंग की पहचान करना शुरू कर देता है कि ये मेरा भैया है कि बहन है, भैया को भैया ही बोलेगा और बहन को बहन ही बोलेगा। इसके बाद जिज्ञासा की प्रवृत्ति, यानी कि बच्चे में बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि ये पेन है तो ये क्या है, इसका क्या क्या काम होता है, और ये बुक है तो इसकी क्या ज़रूरत है, ये किसकी बुक है, ये सारी चीज़ें वो जानना चाहता है। यानी कि बच्चे को हम इस अवस्था में खोजी कुत्ता भी कह सकते हैं, यानी कि एक साइकोलॉजिकल भाषा में इसे खोजी कुत्ता कहा जाता है।
कोई गलत सेंस ना निकालना, ये मैं नहीं कह रही हूँ, साइकोलॉजी कह रही है, ठीक है। यानी कि बच्चे में खोजने की प्रवृत्ति विशेष होती है, यानी कि जिज्ञासा उसमें बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है आपकी अतार्किक चिंतन, नेक्स्ट है आपकी सहज क्रियाओं का होना। सहज क्रियाओं से हमारा तात्पर्य होता है कि चूसना, निगलना, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो सहज क्रियाएं होती हैं। अनुकरण की प्रवृत्ति, जैसा देखता है वैसा ही वो करने लग जाता है। कल्पनाशीलता, कल्पनाओं में खोया रहता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी व्यक्तित्व यानी कि वो अपने आप में मस्त रहता है, वो किसी से मतलब नहीं रखता है, उसे जब जरूरत होती है तो ही बोलता है, ठीक है। उसके बाद हम डेफिनेशन की बात करें, परिभाषाओं की बात करें, परिभाषाओं की बात करें तो ये परिभाषाएं जो होती हैं वो 20वीं सदी, बच्चे की सदी है। ये किसने कहा था? क्रो ने कहा था। नेक्स्ट है सीखने की अति तीव्र आयु, किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। वाटसन ने कहा कि कोई भी बच्चा इस अवस्था में इतनी जल्दी से सीखता है कि किसी भी अवस्था में इतनी तेजी से नहीं सीख सकता। नेक्स्ट है आपकी भावी जीवन की आधारशिला, ये किसने कहा था? स्ट्रैंग ने कहा था। और सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था। इसके बाद हम जो बात करेंगे बच्चे की शिक्षा के बारे में करेंगे कि बच्चे की जो शिक्षा होती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, हमें कैसे बच्चे को सिखाना चाहिए। तो ये है हमारी अनुकरण की शिक्षा, यानी कि बच्चे को हम अच्छे काम करेंगे, बच्चा हमें अच्छे काम करते देखेगा, अच्छे तरीके से काम करते देखेगा तो बच्चा भी अच्छे तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट है हमारी खेल विधि, यानी कि हमें सूत्रों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से हमें बच्चे को नहीं सिखाना चाहिए, हमें खेल विधि के माध्यम से सिखाना चाहिए। इसके बाद करके सीखने से मतलब होता है कि बच्चे को आप सिखाओ, पहले आप करो, फिर उसके बाद बच्चे से कहो कि बेटा ऐसे करो, जैसे मैंने किया है वैसे करो। नेक्स्ट है आपकी जिज्ञासाओं की संतुष्टि, यानी कि बच्चे की अगर तुम जिज्ञासाओं की संतुष्टि करोगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा और अगली बातें पूछेगा। एक बात आपने बता दी, दूसरी बात पूछने का इच्छुक रहेगा, उसकी जिज्ञासा उत्पन्न होगी। अगर आपने पहली जिज्ञासा उसकी खत्म कर दी तो वो कुछ नहीं पूछेगा, यानी कि आगे और नहीं बढ़ेगा। विभिन्न अंगों की शिक्षा, बच्चे को पहले अपने शारीरिक अंगों का ज्ञान कराना चाहिए कि तुम्हारी आइज कहाँ है, तुम्हारी फिंगर कहाँ है, तुम्हारे हेड कहाँ है, तुम्हारे हेयर कहाँ है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास बच्चे में करना चाहिए और वास्तविक वस्तुओं द्वारा बच्चे को सिखाना। इसके बाद है हमारा उचित वातावरण। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम विकास, कि बच्चे का विकास इस अवस्था में किस प्रकार होता है। तो जो बच्चे का विकास होता है चलने से संबंधित, तो पहले वो रेंगता है, रेंगने के बाद में खड़ा होने लग जाता है, खड़ा होने के बाद वो चलना लग जाता है और चलने के बाद वो दौड़ने लग जाता है। इसके बाद बोलने की बात करें तो पहले रोता है, फिर बलबलाता है, फिर निरर्थक ध्वनियाँ निकालता है ऊँ ई करके, और फिर इसके बाद में एक अक्षर बोलता है, फिर एक शब्द बोलता है, फिर वाक्यांश बोलता है और फिर वाक्य बोलता है, और फिर उसके बाद में स्टोरियाँ सुनाना प्रारंभ कर देता है और ग्रामर तक पहुंच जाता है। और इधर हम बात करें कि 3 साल के बाद बच्चा धीरे धीरे क्या करता है? संवेगों पर नियंत्रण करता है। पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं करेगा, पूरी तरीके से नियंत्रण करेगा तो वो बाल्यावस्था में करेगा। आज की क्लास केवल हमारी यहीं तक रहेगी और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो हमारी होगी अगली अवस्था जिसका नाम है बाल्यावस्था, ठीक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी भी बच्चे की कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन है, तो आपकी जिज्ञासाओं का सम्मान है, आपके क्वेश्चंस का स्वागत है, आपका स्वागत है, आप वो जरूर पूछिए। हमें बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।